नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बीए पार्ट तृतीय इतिहास भाग द्वितीय में राजस्थान के इतिहास में मध्यकालीन राजस्थान के लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। किस प्रकार से मध्यकाल में राजस्थान के लोग अपना जीवन यापन है वो करते थे। तो देखिए, मध्यकाल में राजस्थान के लोगों में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। राजपूत राज्यों में सामान्यतः पितृसत्तात्मक पद्धति पर आधारित संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। भूमि व्यवस्था में भूस्वामित्व व्यक्तिगत भी था और सामूहिक भी था, और प्रत्येक परिवार की अपनी भूमि होती थी, और परिवार के विभाजित होने पर परंपरागत उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार भूमि का बंटवारा भी किया जाता था। अर्थात संयुक्त परिवार की संयुक्त भूमि होती थी और बाद में उनके पुत्रों के बीच में उसका बंटवारा भी होता था। चूँकि भूमि जीवन निर्वाह का मुख्य आधार थी, अतः परिवार के सदस्यों में भूमि का बंटवारा हितकर नहीं समझा जाता था। इसलिए मध्यकाल में भूमि विभाजन की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम रही। कृषि और घरेलू कुटीर उद्योगों के लिए एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती थी। इस कारण भी संयुक्त परिवार प्रथा बनी रही थी। अर्थात हम समझ सकते हैं कि कृषि और घरेलू जो कुटीर उद्योग थे, उनमें एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती थी, और इसलिए उसमें में सभी मिलजुल कर रहते थे ताकि वे अपने कार्यों को पूर्ण कर सकें। दूसरा है संस्कार। राजपूत राज्यों के हिंदू समाज में संस्कारों का महत्व यथावत बना हुआ था। जन्म से लेकर मृत्यु तक विविध संस्कारों का प्रचलन अब भी जारी था। समय समय पर कई राजाओं ने भी नियमों द्वारा संस्कारों को बनाए रखने का प्रयत्न किया, और इनमें से कुछ संस्कार यथा विवाह, मृतक संस्कार और जीवन के अभिन्न अंग माने जाते थे। अर्थात उस समय में जो ये विवाह संस्कार है ये महत्वपूर्ण था, मृतक संस्कार महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे धर्म से संबंधित माने जाते थे। इसके अलावा बच्चे के नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद जैसे संस्कार भी समय के अनुसार करने होते थे। राजपूत राज्यों के हिंदू समाज के कई परिवारों में सीमंतोन्नयन संस्कार संपादित किया जाता था। अर्थात राजपूत राज्यों के जो हिंदू समाज थे उसके कई परिवारों में सीमंतोन्नयन संस्कार संपादित किया जाता था, और इसका मुख्य प्रयोजन गर्भ में स्थित भ्रूण की सुरक्षा के लिए देवताओं की कृपा प्राप्त करना था। इसी प्रकार कई परिवारों में जात कर्म और सूती का स्नान संस्कार भी
धूमधाम से मनाए जाते थे। नामकरण संस्कार के समय ज्योतिषी ने नवजात शिशु की जन्मपत्री बनवाई थी और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी दी जाती थी। अन्नप्राशन तथा चूड़ाकर्म संस्कारों पर भी काफ़ी धन खर्च किया जाता था। सबसे अधिक धन व्यय उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार जो होता था उस पर किया जाता था, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग इन संस्कारों का विधि पूर्वक पालन भी नहीं कर पाते थे। वे कम धन खर्च पर भी इसको है वो कर देते थे। इसके अलावा उस समय में कन्या की शादी के समय दहेज देने का रिवाज प्रचलित था, जबकि कुछ जातियों में प्रचलित नहीं भी था, लेकिन लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपनी पुत्रियों की शादी पर उन्हें दान के रूप उन्हें दहेज के रूप में धन है वो देते थे। तो इस तरह समाज में आज की तरह उस समय में भी काफ़ी ऐसे संस्कार थे। और सबसे अंतिम संस्कार मृतक संस्कार जो था वह अलग अलग जातियों में अलग अलग रिवाज थे। बुनियादी बातों में एक रूपता कायम रही। उदाहरण के रूप में मृत्यु के बाद शव को नहलाना, अर्थी या बैकुंठी में लिटाकर अथवा बैठाकर शमशान भूमि ले जाना और शव की कपाल क्रिया भस्मी विसर्जन, 12वें दिन मृतक भोज का आयोजन आदि बातें लगभग सभी जातियों में समान रूप से प्रचलित थी। निर्धन व्यक्ति को प्रायः कर्ज लेकर भी मृत्यु भोज करने पड़ते थे। तो इस तरह से उसमें मृत्यु भोज का भी विशेष महत्व माना जाता था। इसी तरह से हम बात कर रहे सती प्रथा की, तो मध्यकालीन राजस्थान में सती प्रथा का सर्वाधिक महत्व था। अन्य जातियों में इसके उदाहरण अब बाद में मिलते हैं। इस प्रथा के अनुसार पुरुष के मरने पर उसकी पत्नी अथवा पत्नियां अपने पति के शव के साथ जलकर भस्म हो जाती थी। जिस काल में सती प्रथा का दौर कम था, उस समय यह एक धार्मिक कर्तव्य का रूप भी थी तथा स्त्रियां स्वेच्छा से सती होती थी। परंतु आगे चलकर ज्यों-ज्यों बहु विवाह प्रथा ने बल पकड़ा, तब सती होना भी आवश्यक घटना है वो हो गई। कभी कभी तो मरने वाले पुरुष की प्रतिष्ठा उसके शव के साथ जलने वाली पत्नियों की संख्या से नापी जाती थी। और कभी कभी तो स्त्रियों को सती होने के लिए बाध्य किया जाता था। और सती होने के समय रानियां घोड़े पर सवार होकर भी प्रस्थान करती थी और समाज में सती होने वाली स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। इस तरह उसे अपने पति की मृत्यु के बाद जीते जी उनकी चिता पर बैठ कर के जलना होता था। इसके बाद है कन्यावध। तो देखिए, मध्यकालीन राजस्थान में कन्यावध की प्रथा प्रचलित थी। परिवार में कन्या की जन्म लेते ही उसे अफीम देकर या गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती थी। और इस प्रथा की कई अनेक कारण थे। पहला तो कन्या के विवाह की समस्या थी और एक राजपूत अपनी कन्या का विवाह अपने ही कुल या खाप में नहीं कर सकता था।
इससे वैवाहिक संबंधों का क्षेत्र काफ़ी सीमित हो गया था, जिससे कन्या के विवाह की बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती थी। दूसरी है, प्रत्येक राजपूत अपनी कन्या के विवाह अपने से उच्च घराने में करने की आकांक्षा रखते थे और अपने से निम्न घराने में विवाह मान मर्यादा के खिलाफ था। और इसके अलावा त्याग प्रथा के तहत कन्या का जब विवाह होता था तो जो कई ऐसी मांगनियार जाति के रूप में होती थी, उनको मोह मांगा अपनी आन शान बान दर्शाने के लिए काफ़ी धन देना होता था, जो हर शासक या पिता नहीं दे पाता था। इस कारण से कन्या का जन्म होते ही उसे मार दिया जाता था, ताकि उनके ऊपर इस तरह के कोई प्रतिबंध है वो नहीं रहे। इसके बाद अगला है डाकण प्रथा। कौन सा है? डाकण प्रथा। तो राजस्थान की अनेक जातियों, विशेषकर भील, मीणा आदि जातियों यानी आदिवासी क्षेत्र में डाकण प्रथा प्रचलित थी। और ये अंधविश्वास था कि मृत व्यक्ति की अतृप्त आत्मा जीवित व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाती है, और ऐसी आत्मा यदि पुरुष के शरीर में प्रवेश कर लेती है तो उसे भूत लगना कहते हैं, तथा स्त्री के शरीर में प्रवेश करने पर उसे चुड़ैल या डाकण कहते थे। और ऐसी स्त्री को समाज में अभिशाप मानती थी और उस स्त्री को जीवित जलाकर, सिर काटकर या पीट कर मार दिया जाता था, ताकि वह डाकण किसी जीवित प्राणी या परिवार को कष्ट न पहुंचा सके। राज्य द्वारा भी डाकण घोषित स्त्री को मृत्युदंड दिया जाता था, और यहाँ तक कि डाकण स्त्री की अमानवीय यातना करने में स्वयं उसके परिवार की भी सहमति होती थी। तो इस तरह डायन प्रथा भी समाज में अत्यधिक रूप से चली आ रही थी। तो हम देखें तो मध्यकालीन समाज में विभिन्न जातियों में कई तरह की कुप्रथाएं थी, और उन कुप्रथाओं को समाज में सख्ती से लागू किया जाता था, और उसका प्रत्येक जाति आदि को पालन करना होता था। लेकिन उस समय में संयुक्त परिवार प्रथा थी, जिससे काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है, और संयुक्त परिवार प्रथा के तहत कई परिवार आपस में जुड़ करके रहते थे, ताकि वे परिवार के एक मुखिया के नेतृत्व में कार्य कर सकें। और उस समय शारीरिक श्रम पर कार्य आधारित था, इसलिए मिलजुल कर कुटीर उद्योग व कृषि कार्य करने होते थे। धन्यवाद।